एपिसोड 81 निर्णय रुद्रिका। वह जल्दी से बोली, भाई आपको चोट कैसे लगी? उसके है कहते ही गिरिजा जी और आलोक जी की नज़र भी मान पर चली गई। वेदू ने मान की तरफ देखा, मान ने भी एक नज़र उसे देखा। तभी कि गिरिजा जी मान के पास आकर उसके चेहरे को देखते हुए बोली, यह क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? उनके चेहरे पर परेशानी और घबराहट साफ नजर आ रही थी। मान ने उनके हाथों को पकड़ बड़े आराम से कहा, चाची माँ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी, चिंता की बात नहीं है। तभी आलोक जी बोले, लेकिन ये चोट लगी कैसे? उद्धरण चिन्ह। मान ने जल्दी से जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं, वह अभी मैं फ्रेश होने गया था तो बाथरूम में पैर फिसल गया और बेसिन के कॉर्नर से सर लग गया। उसने साफ झूठ कह दिया था। गिरिजा जी उसे शक भरी नजरों से देख रही थी, लेकिन इस वक्त उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मान ने हड़बड़ी इसलिए कि क्योंकि उसे डर था कि कहीं वेदू अपना मुंह ना खोल दे। मान ने अध्याय को देखा और बोला, पापा आप कब आए? अध्याय को पहली बात तो उसका पापा कहना ही अजीब लगा, दूसरा वो अच्छे से समझ रहा था कि मसन सबके सामने क्या प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वेदाक्षी खुश हो रही थी, उसे तो काफी अच्छा लग रहा था कि मान उसके पापा को पापा कहकर पुकार रहा था। उसे नहीं पता था कि मान के पापा कौन थे, उसे ये भी नहीं पता था कि मान की माँ कौन थी और कहाँ थी, लेकिन उसके मुंह से अपने पापा के लिए पापा सुनना उसके लिए काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। मान ने आकर अध्याय के पैर छुए। अध्याय को अब कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि रुद्रिका की बात सही थी। वेदाक्षी को मान से बेहतर लाइफ पार्टनर कोई नहीं मिल सकता था, लेकिन इतनी जल्दी जो सब कुछ मान ले वह अध्याय कहाँ? अध्याय उन सब के साथ थोड़ी देर रुका और उसे सच में मान के परिवार वाले काफी अच्छे लगे, यहाँ तक कि उसे तो मान भी अच्छा ही लगा। वह कुछ निश्चित होकर घर आ चुका था, लेकिन उसने किसी के भी सामने है ये बात जाहिर नहीं की और न ही किसी को बताया कि वह वेदू के घर होकर आ रहा था। थोड़ी देर बाद मान और वेदू दोनों अपने कमरे में थे। वेदू ने मान को देखा और बोली, तुमने किसी को सच क्यों नहीं बताया? अरे गलती तो मेरी थी ना, मैं जाकर उलझ गई थी उन लोगों से। मान ने उसे घूरते हुए कहा, हाँ तुम्हारी आदत है मुसीबत को गले लगाने की। वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, देखो मुझे ताने मारना बंद करो। उन लोगों ने मुझ पर गलत कमेंट पास किए तो गुस्सा आ गया मुझे, मैंने भी थप्पड़ मार दिया। अब मुझे क्या पता था वह गले पर जाएंगे। मान ने उसे देखते हुए कहा, यही तो दिक्कत है, तुमने दिमाग लगाना तो सीखा ही नहीं है। ओह सॉरी, दिमाग तो तब लगाओगी जब तुम्हारे पास दिमाग होगा। वेदाक्षी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या मैं पागल नजर आती हूँ? लॉ की स्टूडेंट हूँ मैं। हाँ तभी तो सारे लॉ ब्रेक करने का ठेका ले चुकी हो। मान ने एक बार फिर उसे सैवेज रिप्लाई कर दिया था। वेदू ने उसे घूरते हुए कहा, देखो खडूस मान, तुम भी ज्यादा बनो मत। मैं जानती हूँ तुम्हें, तुमको ऐसे कभी गुस्सा नहीं आता। तुम्हें उन पर इसलिए गुस्सा आया क्योंकि उन्होंने मेरे बारे में गलत बोला था, इसलिए तो इतनी बुरी तरह से मारा तुमने उन सबको। उसकी बात ने मान को खामोश करवा दिया था। वह कहीं ना कहीं सच कह रही थी। मान को इसलिए गुस्सा आया क्योंकि उन लोगों ने वेदाक्षी के बारे में कुछ गलत कहा था। वेदू ने उसे चुप देखा तो उसे चिढ़ाते हुए बोली, देखा देखा, मैंने कहा था ना, मैं जानती हूँ तुम्हें। मान ने मुंह बनाकर कहा, अच्छा ठीक है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। वेदू ने दांत दिखाए और बोली, मैं तो चुप हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रही। उसकी हरकत पर मान मुस्कुरा दिया। निर्णय घर आ चुका था, लेकिन रुद्रा अब तक आई नहीं थी। वह उसका इंतजार कर रहा था। आज रुद्रिका की एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी और वह उसमें ही बिजी थी। सब लोग डिनर कर चुके थे। निर्णय रुद्रा के लिए वेट कर रहा था और उसने अब तक कुछ खाया भी नहीं था। वह हॉल में सोफे पर बैठा था। 11 बज चुके थे। रुद्रिका का अब तक कोई पता नहीं था। उसने रुद्रिका को कॉल किया तो उसने उसे बताया कि वह भी रास्ते में है और उसे लगभग आधा घंटा और लगने वाला था। तभी अंशिका अपने कमरे से निकलकर हॉल में आई। उसने निर्णय को देखा तो बोली, क्या बात है भैया, आप भाभी का वेट कर रहे हो? वैसे आज तक तो मैंने ना फिल्मों में, सीरियल उसमें देखा है कि जो वाइफ होती है ना वह ऐसे ही अपने हस्बैंड का वेट करती है। आज पहली बार देख रही हूँ कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ का वेट कर रहा है। निर्णय ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, हाँ तो इसमें अजीब लगने जैसा तो कुछ भी नहीं है। अंशिका ने तुरंत कहा, नहीं अजीब लगने जैसा कुछ नहीं है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप दोनों कितने स्वीट हो। निर्णय उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, तू ये सब छोड़, ये बता सोई क्यों नहीं अब तक? अंशिका तुरंत बोली, मैं तो पानी लेने आई थी, अब सोने जा रही हूँ। निर्णय ने कहा, तो जा।
जाकर पानी ले और जाकर टाइम से सो जा। अंशिका मुस्कुराकर चली गई। लगभग 11:15 बाहर पोश एरिया में कार की आवाज आई। निश्चय को जब अंदाज हुआ कि रुद्रा आ गई तो वह जल्दी से उठकर किचन में चला गया। उसने सबसे पहले माइक्रोवेव ओवन में खाना गर्म करने के लिए रखा और टाइमर सेट किया। उसके बाद वह पानी लेकर बाहर हॉल में आ गया। उस रुद्रा जब अंदर आते दिखी तो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ गया और जाकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। रुद्रा हैरान थी, लेकिन अगले ही पल उसने अपना सर उसके सीने पर टिका दिया। वह काफी थक चुकी थी। निर्णय ने उसे बड़े आराम से लाकर सोफे पर बैठाया और बोला, क्या हुआ? लगता है काफी थक गई हो। रुद्रिका ने गहरी सांस ली और बोली, असल में मीटिंग भी बहुत बुरी रही। उस क्लाइंट से मेरी बहस हो गई किसी बात को लेकर। निर्णय ने उसे पानी का गिलास देते हुए कहा, कोई बात नहीं, चलता रहता है बिजनेस में सब कुछ। रुद्रिका ने पानी का घूंट भरते हुए उसे देखा, फिर गिलास रखकर बोली, तुम अब तक सोए नहीं? निर्णय ने प्यार से उसके चेहरे को सहलाया और बोला, नहीं, तुम्हारे बिना नींद भी नहीं आती। और मुझे पता था तुम बाहर का कुछ खा पी कर नहीं आओगी। और मैंने भी कुछ नहीं खाया, तो सोचा साथ में खा लेंगे। रुद्रिका ने हैरानी से कहा, तुमने अब तक खाना नहीं खाया? तुम रुको, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। निर्णय ने उसे वापस बैठाते हुए कहा, शांत रहो, खाना गर्म हो रहा है और मैं लेकर आता हूँ। तुम तब तक हाथ मुंह धो लो। ये कहते हुए वह किचन की तरफ बढ़ गया। रुद्रा कुछ पल उसे जाते देखते रही। उसे पता था निर्णय का बिहेवियर कैसा था। वह भले ही बच्चों जैसे शैतानियां करता था, उसे परेशान करता था, यहाँ तक कि पूरे घर में उसकी और अंशिका की जोड़ी सिर्फ सबको परेशान करने के लिए ही थी। लेकिन फिर भी वो हमेशा उसकी केयर भी करता था, और रुद्रिका से बेहतर निर्णय को और कोई ना तो जान सकता था और ना समझ सकता था। एपिसोड 82, निर्णय रुद्रिका। वह जल्दी से बोली, भाई आपको चोट कैसे लगी? उसके है कहते ही गिरिजा जी और आलोक जी की नज़र भी मान पर चली गई। वेदू ने मान की तरफ देखा, मान ने भी एक नज़र उसे देखा। तभी कि गिरिजा जी मान के पास आकर उसके चेहरे को देखते हुए बोली, यह क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? उनके चेहरे पर परेशानी और घबराहट साफ नजर आ रही थी। मान ने उनके हाथों को पकड़ बड़े आराम से कहा, चाची माँ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी, चिंता की बात नहीं है। तभी आलोक जी बोले, लेकिन ये चोट लगी कैसे? उद्धरण चिन्ह। मान ने जल्दी से जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं, वह अभी मैं फ्रेश होने गया था तो बाथरूम में पैर फिसल गया और बेसिन के कॉर्नर से सर लग गया। उसने साफ झूठ कह दिया था। गिरिजा जी उसे शक भरी नजरों से देख रही थी, लेकिन इस वक्त उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मान ने हड़बड़ी इसलिए की क्योंकि उसे डर था कि कहीं वेदू अपना मुंह ना खोल दे। मान ने अध्याय को देखा और बोला, पापा आप कब आए? अध्याय को पहली बात तो उसका पापा कहना ही अजीब लगा। दूसरा, वो अच्छे से समझ रहा था कि मसन सबके सामने क्या प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वेदाक्षी खुश हो रही थी। उसे तो काफी अच्छा लग रहा था कि मान उसके पापा को पापा कहकर पुकार रहा था। उसे नहीं पता था कि मान के पापा कौन थे। उसे ये भी नहीं पता था कि मान की माँ कौन थी और कहाँ थी, लेकिन उसके मुंह से अपने पापा के लिए पापा सुनना उसके लिए काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। मान ने आकर अध्याय के पैर छुए। अध्याय को अब कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि रुद्रिका की बात सही थी। वेदाक्षी को मान से बेहतर लाइफ पार्टनर कोई नहीं मिल सकता था, लेकिन इतनी जल्दी जो सब कुछ मान ले वह अध्याय कहाँ? अध्याय उन सब के साथ थोड़ी देर रुका और उसे सच में मान के परिवार वाले काफी अच्छे लगे। यहाँ तक कि उसे तो मान भी अच्छा ही लगा। वह कुछ निश्चित होकर घर आ चुका था, लेकिन उसने किसी के भी सामने है ये बात जाहिर नहीं की और न ही किसी को बताया कि वह वेदू के घर होकर आ रहा था। थोड़ी देर बाद मान और वेदू दोनों अपने कमरे में थे। वेदू ने मान को देखा और बोली, तुमने किसी को सच क्यों नहीं बताया? अरे गलती तो मेरी थी ना, मैं जाकर उलझ गई थी उन लोगों से। मान ने उसे घूरते हुए कहा, हाँ तुम्हारी आदत है मुसीबत को गले लगाने की। वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, देखो मुझे ताने मारना बंद करो। उन लोगों ने मुझ पर गलत कमेंट पास किए तो गुस्सा आ गया मुझे, मैंने भी थप्पड़ मार दिया। अब मुझे क्या पता था वह गले पर जाएंगे। मान ने उसे देखते हुए कहा, यही तो दिक्कत है, तुमने दिमाग लगाना तो सीखा ही नहीं है। ओह सॉरी, दिमाग तो तब लगाओगी जब तुम्हारे पास दिमाग होगा। वेदाक्षी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या मैं पागल नजर आती हूँ? लॉ की स्टूडेंट हूँ मैं। हाँ तभी तो सारे लॉ ब्रेक करने का ठेका ले चुकी हो। मान ने एक बार फिर उसे सैवेज रिप्लाई कर दिया था। वेदू ने उसे घूरते हुए कहा, देखो खड़ूस मान, तुम भी ज्यादा बनो मत।
मैं जानती हूँ तुमको ऐसे कभी गुस्सा नहीं आता। तुम्हें उन पर इसलिए गुस्सा आया क्योंकि उन्होंने मेरे बारे में गलत बोला था, इसलिए तो इतनी बुरी तरह से मारा तुमने उन सबको। उसकी बात ने मान को खामोश करवा दिया था। वह कहीं ना कहीं सच कह रही थी। मान को इसलिए गुस्सा आया क्योंकि उन लोगों ने वेदाक्षी के बारे में कुछ गलत कहा था। वेदू ने उसे चुप देखा तो उससे चिढ़ाते हुए बोली, देखा देखा, मैंने कहा था ना, मैं जानती हूँ तुम्हें। मान ने मुंह बनाकर कहा, अच्छा ठीक है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। वेदू ने दांत दिखाए और बोली, मैं तो चुप हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रही। उसकी हरकत पर मान मुस्कुरा दिया। निर्णय घर आ चुका था, लेकिन रुद्रा अब तक आई नहीं थी। वह उसका इंतजार कर रहा था। आज रुद्रिका की एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी और वह उसमें ही बिजी थी। सब लोग डिनर कर चुके थे। निर्णय रुद्रा के लिए वेट कर रहा था और उसने अब तक कुछ खाया भी नहीं था। वह हॉल में सोफे पर बैठा था। 11 बज चुके थे। रुद्रिका का अब तक कोई पता नहीं था। उसने रुद्रिका को कॉल किया तो उसने उसे बताया कि वह भी रास्ते में है और उसे लगभग आधा घंटा और लगने वाला था। तभी अंशिका अपने कमरे से निकलकर हॉल में आई। उसने निर्णय को देखा तो बोली, क्या बात है भैया, आप भाभी का वेट कर रहे हो? वैसे आज तक तो मैंने ना फिल्मों में, सीरियल उसमें देखा है कि जो वाइफ होती है ना वह ऐसे ही अपने हस्बैंड का वेट करती है। आज पहली बार देख रही हूँ कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ का वेट कर रहा है। निर्णय ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, हाँ तो इसमें अजीब लगने जैसा तो कुछ भी नहीं है। अंशिका ने तुरंत कहा, नहीं अजीब लगने जैसा कुछ नहीं है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। आप दोनों कितने स्वीट हो। निर्णय उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, तू ये सब छोड़, ये बता सोई क्यों नहीं अब तक? अंशिका तुरंत बोली, मैं तो पानी लेने आई थी, अब सोने जा रही हूँ। निर्णय ने कहा, तो जाकर पानी ले और जाकर टाइम से सो जा। अंशिका मुस्कुराकर चली गई। लगभग 11:15 बाहर पोश एरिया में कार की आवाज आई। निश्चय को जब अंदाज हुआ कि रुद्रा आ गई तो वह जल्दी से उठकर किचन में चला गया। उसने सबसे पहले माइक्रोवेव ओवन में खाना गर्म करने के लिए रखा और टाइमर सेट किया। उसके बाद वह पानी लेकर बाहर हॉल में आ गया। उस रुद्रा जब अंदर आते दिखी तो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ गया और जाकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। रुद्रा हैरान थी, लेकिन अगले ही पल उसने अपना सर उसके सीने पर टिका दिया। वह काफी थक चुकी थी। निर्णय ने उसे बड़े आराम से लाकर सोफे पर बैठाया और बोला, क्या हुआ? लगता है काफी थक गई हो। रुद्रिका ने गहरी सांस ली और बोली, असल में मीटिंग भी बहुत बुरी रही। उस क्लाइंट से मेरी बहस हो गई किसी बात को लेकर। निर्णय ने उसे पानी का गिलास देते हुए कहा, कोई बात नहीं, चलता रहता है बिजनेस में सब कुछ। रुद्रिका ने पानी का घूंट भरते हुए उसे देखा, फिर गिलास रखकर बोली, तुम अब तक सोए नहीं? निर्णय ने प्यार से उसके चेहरे को सहलाया और बोला, नहीं, तुम्हारे बिना नींद भी नहीं आती और मुझे पता था तुम बाहर का कुछ खा पी कर नहीं आओगी और मैंने भी कुछ नहीं खाया, तो सोचा साथ में खा लेंगे। रुद्रिका ने हैरानी से कहा, तुमने अब तक खाना नहीं खाया? तुम रुको, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। निर्णय ने उसे वापस बैठाते हुए कहा, शांत रहो, खाना गर्म हो रहा है और मैं लेकर आता हूँ, तुम तब तक हाथ मुंह धो लो। ये कहते हुए वह किचन की तरफ बढ़ गया। रुद्रा कुछ पल उसे जाते देखते रही। उसे पता था निर्णय का बिहेवियर कैसा था। वह भले ही बच्चों जैसे शैतानियां करता था, उसे परेशान करता था, यहाँ तक कि पूरे घर में उसकी और अंशिका की जोड़ी सिर्फ सबको परेशान करने के लिए ही थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा उसकी केयर भी करता था और रुद्रिका से बेहतर निर्णय को और कोई ना तो जान सकता था और ना समझ सकता था। एपिसोड 83, मैंने कौन सा आपकी पत्नी भगा ली। निर्णय ने प्यार से उसके चेहरे को सहलाया और बोला, नहीं, तुम्हारे बिना नींद भी नहीं आती और मुझे पता था तुम बाहर का कुछ खा पी कर नहीं आओगी और मैंने भी कुछ नहीं खाया, तो सोचा साथ में खा लेंगे। रुद्रिका ने हैरानी से कहा, तुमने अब तक खाना नहीं खाया? तुम रुको, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। निर्णय ने उसे वापस बैठाते हुए कहा, शांत रहो, खाना गर्म हो रहा है और मैं लेकर आता हूँ, तुम तब तक हाथ मुंह धो लो। ये कहते हुए वह किचन की तरफ बढ़ गया। रुद्रा कुछ पल उसे जाते देखते रही। उसे पता था निर्णय का बिहेवियर कैसा था। वह भले ही बच्चों जैसे शैतानियां करता था, उसे परेशान करता था, यहाँ तक कि पूरे घर में उसकी और अंशिका की जोड़ी सिर्फ सबको परेशान करने के लिए ही थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा उसकी केयर भी करता था और रुद्रिका से बेहतर निर्णय को और कोई ना तो जान सकता था और ना समझ सकता था। थोड़ी ही देर में निर्णय खाना गर्म करके टेबल पर लगा चुका था। रुद्रा हाथ मुंह धोकर आई और दोनों साथ में खाना खाने बैठ गए।
खा पी कर दोनों आराम से अपने कमरे में सोने जा चुके थे। अगली सुबह मान ऑफिस जाने के लिए तैयार था, लेकिन आज उसके साथ थी वेदाक्षी भी। मान ने उसे देखा और बोला, तैयार हो तुम? वेदू ने जल्दी से हाँ में गर्दन हिलाए और बोली, मैं तो तैयार हूँ, पर मुझे नर्वस फील हो रहा है। पता नहीं पहले दिन कैसा रहेगा सब। मान ने उसकी तरफ पलटते हुए उसके चेहरे को प्यार से अपने हाथों में थामा और बोला, टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। वैसे भी चाचू है तुम्हारे साथ में, और तुम तो अपने चाचू के हो भी लाडली, भला तुम्हें क्या ही दिक्कत होगी। वेदाक्षी ने उसे देखा और बोली, तुम्हें दिक्कत है इस बात से? क्या तुम्हें जलन हो रही है कि मुझे सब लोग इतना प्यार करते हैं? मान ने मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहा, सच कहूं तो थोड़ी थोड़ी हो भी रही है। सबके प्यार में तुम्हें मेरा प्यार नजर ही नहीं आएगा। उसकी यह बात सुनते ही वेदाक्षी कुछ हैरानी से उसे देखने लगी। अभी वह कुछ कहती कि मान ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा ये छोड़ो, चलो हम चलते हैं अब, तुम्हारा पहला दिन है, लेट नहीं होना चाहिए। ये कहते हुए उसने एक बार प्यार से उसका माथा चूम लिया। वेदाक्षी ने अपनी पलके की जल्दी जल्दी झपकाकर उसे देखा और बोली, यह क्या था? मान ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, एक फोरहेड किस, और अगले ही पल उसने वेदाक्षी के गाल को चूम लिया और फिर बोला, और ये बेबी किस? वेदाक्षी आंखें बड़ी बड़ी किए उसे देखने लगी, तो मान ने उसकी नाक पकड़ खींचा और फिर बोला, चिंता मत करो, लिप किस करने की हिम्मत एक बार करके देख चुका हूँ, दूसरी बार हिम्मत नहीं है मुझमें थप्पड़ खाने की। वेदाक्षी ने उसे घूर कर देखा और बोली, तुम मुझे ताना मारना बंद करोगे? मेरी गलती नहीं थी, तुमने अचानक से रिएक्ट किया और मैं भी अचानक से वैसे रिएक्ट कर दिया। मुझे बात बात में इस बात के लिए चिल्लाना बंद कर दो, समझे तुम? वह उसकी बात सुनकर चिढ़ चुकी थी। मान ने मुस्कुराकर उसके गालों को खींचते हुए कहा, अच्छा ठीक है, नहीं चिढ़ा रहा, अब चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। दोनों नीचे आए और सबके साथ में नाश्ता किया। गिरिजा जी ने वेदाक्षी को देख कहा, तो आज तुम्हारा पहला दिन है, मन लगाकर अपने काम पर ध्यान देना और शैतानियां मत करना, समझी? वेदाक्षी ने उन्हें देखा और क्यूट सी शक्ल बनाकर बोली, मैं आपको शैतान लगती हूँ चाची माँ? निर्णय ने तुरंत कहा, इसकी क्यूट सी शक्ल पर बिल्कुल मत जाना माँ, इसके जैसा शैतान कोई नहीं हो सकता, बहुत ही चालू चीज है ये लड़की। वेदू निर्णय को घूरा और बोली, जीजू मैंने क्या आपकी पत्नी भगा ली? जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं, मैंने कौन सी चालाकी की? आप मुझे झूठा बदनाम करना बंद करो। निर्णय ने जल्दी से रुद्रिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, देखो तुम जो चाहे वह कर सकती हो, लेकिन मेरी पत्नी भगाने के बारे में सोचना भी मत, समझी तुम? उसकी हरकत पर सबको हंसी आ गई। नाश्ता करने के बाद गिरिजा जी ने वेदू को दही चीनी खिलाते हुए कहा, तुम्हारा दिन बहुत अच्छा जाएगा, इसलिए बिल्कुल चिंता मत करना और मन लगाकर सीखना। वेदाक्षी मुस्कुराए और उनके पैर छू लिए। गिरिजा जी ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर उसने आलोक जी को भी प्रणाम किया। उसके बाद मान और वो दोनों ही घर से निकल चुके थे। रास्ते में मान ने उसे अथर्व के ऑफिस छोड़ा और खुद अपने ऑफिस के लिए निकल गया। इधर अध्याय के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वह राम और दोनों साथ में बैठे थे। उसने राम को देखते हुए कहा, क्या रिसेप्शन रखा था दोनों बच्चों का? राम को लगा दोनों बच्चों से इसका मतलब रुद्रा और निर्णय से है, क्योंकि मान और वेदू की शादी को तो वह मानने को तैयार ही नहीं था। कम से कम उसने उन लोगों के सामने तो नहीं ही माना था इस बात को, इसलिए किसी को भी नहीं पता था कि उसका एग्जैक्ट मतलब क्या था। राम ने उसे देखते हुए कहा, नहीं एक्चुअली उस टाइम पर बहुत कुछ हो गया था और निर्णय रुद्रा दोनों ने ही इस बात के लिए मना कर दिया था, और फिर वेदाक्षी और मान का आइडिया नहीं था कि वह मानते या नहीं। वेदू को रुद्रा इतनी मुश्किल से मना कर लेकर गई थी, इसीलिए नहीं रखा। अध्याय ने गहरी सांस ली और बोला, एक रिसेप्शन पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं चारों के लिए। अब जब शादी हो चुकी है तो सब कुछ ठीक हो और सब कुछ ठीक रहे, बस यही चाहता हूँ मैं। राम ने उसे हैरानी से देखा और बोला, मतलब तू मान गया? तू सच में इस बात के लिए एग्री कर रहा है कि मान और वेदू इस रिश्ते में रह सकते हैं? अध्याय ने उसे घूरते हुए कहा, मैं कोई जानी दुश्मन नहीं हूँ उनका, मैं बस वेदाक्षी को लेकर टेंशन में हूँ। वह कैसी है ये हम सब जानते हैं, हम उसे संभाल सकते हैं, हमने उसे बचपन से लेकर आज तक देखा है, लेकिन अचानक से किसी नए घर परिवार में जाना, जिसके किसी भी इंसान को वह जानती ना हो, तो ऐसे में मैं शांत कैसे रहूं? मुझे उसकी टेंशन होना लाजमी है। तभी सिया ने आते हुए कहा, लेकिन तुम्हें ये भी देखना चाहिए कि वह घर परिवार कैसा है। तुम सबसे मिलो तो सही। तुम्हें क्या लगता है रुद्रिका के लिए हमने मान को क्यों सिलेक्ट किया था?
वह बात और है कि वह निर्णय से प्यार करती थी और हमें ये बात पता नहीं थी, वरना हम ऐसा स्टेप कभी नहीं उठाते। अध्याय ने उसे देखते हुए कहा, मैं तुम दोनों की चॉइस को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। मान अपनी जगह बेस्ट इंसान होगा, लेकिन वेदाक्षी के लिए मैं कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं। लेकिन अब जब वह दोनों इस रिश्ते को मौका दे रहे हैं तो मैं बीच में नहीं बोलूंगा। लेकिन ये तब तक है जब तक सब कुछ ठीक है। अगर उसकी वजह से मेरी बेटी को कोई तकलीफ हुई तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। राम और सिया बस अध्याय को देखते ही रह गए। उसकी टेंशन जायज थी, लेकिन उसकी बातों ने उन्हें यह अंदाजा करवा दिया था कि वह कहीं ना कहीं मान को एक्सेप्ट कर चुका है। वह बात और थी कि उसने सीधे तौर पर यह बात कही नहीं थी। एपिसोड 84 असिस्टेंट उधार दे दो। तभी सिया ने आते हुए कहा, लेकिन तुम्हें ये भी देखना चाहिए कि वह घर परिवार कैसा है। तुम सबसे मिलो तो सही। तुम्हें क्या लगता है रुद्रिका के लिए हमने मान को क्यों सिलेक्ट किया था? वह बात और है कि वह निर्णय से प्यार करती थी और हमें ये बात पता नहीं थी, वरना हम ऐसा स्टेप कभी नहीं उठाते। अध्याय ने उसे देखते हुए कहा, मैं तुम दोनों की चॉइस को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। मान अपनी जगह बेस्ट इंसान होगा, लेकिन वेदाक्षी के लिए मैं कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं। लेकिन अब जब वह दोनों इस रिश्ते को मौका दे रहे हैं तो मैं बीच में नहीं बोलूंगा। लेकिन ये तब तक है जब तक सब कुछ ठीक है। अगर उसकी वजह से मेरी बेटी को कोई तकलीफ हुई तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। राम और सिया बस अध्याय को देखते ही रह गए। उसकी टेंशन जायज थी, लेकिन उसकी बातों ने उन्हें यह अंदाजा करवा दिया था कि वह कहीं ना कहीं मान को एक्सेप्ट कर चुका है। वह बात और थी कि उसने सीधे तौर पर यह बात कही नहीं थी। खैर, अब जब रिसेप्शन के बारे में बात छिड़ी थी तो सब लोगों ने तय कर लिया था कि रिसेप्शन पार्टी रखी ली जाए। तनिष्ठा और सिया ने इस बारे में गिरिजा जी से भी बात कर ली थी और वह भी इस सुझाव से काफी खुश थी। इधर मान अपने ऑफिस में था और गौरव उसके सामने खड़ा था और उसे उसका शेड्यूल समझा रहा था। उसने मान को देखते हुए कहा, सर आपकी मीटिंग है, कोई मिस नित्या करके है उनके साथ। मान एक पल को ये नाम सुनते ही हैरान रह गया। उसके दिमाग में पहला ख्याल अपनी बुआ सास का ही आया। उसने मन ही मन कहा, क्या ये वही नित्या है? मिलना पड़ेगा, नए क्लाइंट नए लोग, पता तो लगे आखिर ये नित्या है कौन। मान ने ओके कहा और बोला, 10 मिनट वेट करो, मैं आता हूँ कॉन्फ्रेंस रूम में। गौरव ने ओके कहा और कॉन्फ्रेंस रूम में चला गया, जहाँ नित्या पहले से ही मान का वेट कर रही थी। गौरव ने उसे देख बड़े ही पोलाइट वे में कहा, सर बस 10 मिनट में आ रहे हैं, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। लेकिन नित्या तो बस गौरव को देखे जा रही थी। उसका शांत स्वभाव पहली बार में नित्या को पसंद आ गया। नित्या ने उसे देखते हुए बड़े आराम से कहा, नाम क्या है तुम्हारा? गौरव कुछ हड़बड़ा गया, भला वह उससे उसका नाम क्यों पूछ रही थी? आज तक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि किसी ने एक असिस्टेंट का नाम पूछा हो। गौरव ने उसे अजीब तरह से देखा तो नित्या बोली, मैंने तुम्हारा नाम पूछा है, गूंगे तो नहीं हो, अच्छा खासा बोल लेते हो, तो नाम बताने में क्या जा रहा है तुम्हारा? उसके इस तरह बोलने पर गौरव और हड़बड़ा गया। उसने जल्दी से कहा, गौरव, गौरव सबरवाल। नित्या ने मुस्कुराकर कहा, नाइस नेम। लेकिन उसकी नजरें अभी भी गौरव पर टिकी हुई थी और गौरव को ये काफी अजीब लग रहा था। आज से पहले किसी ने भी उसे इस तरह से नहीं देखा था। जिस तरह से ये लड़की देख रही थी, वह भी एकटक, वह उसे घूर रही थी। गौरव ने मन ही मन कहा, इन मोहतरमा को दिक्कत क्या है? आखिर यह मुझे इस तरह से क्यों घूर रही है? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला और मान अंदर आया। गौरव ने एक राहत की सांस लेते हुए कहा, शुक्र है सर आ गए, वरना ये लड़की तो आंखों से ही मेरा चीरहरण कर देती। मान ने जब नित्या को देखा तो कुछ हैरानी से बोला, तो मेरा अंदाजा ठीक था? उद्धरण चिन्ह। नित्या ने मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहा, जी दामाद जी, अब इतनी समझ तो आप में होगी ही, तभी तो एक मल्टीनेशनल कंपनी के हेड हैं आप। मान ने उसके सामने वाले चेयर पर बैठते हुए कहा, इस कंपनी का हेड में नहीं चाचा जी है, मैं तो इस कंपनी संभाल रहा हूँ उनके बिहाफ पर। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, वाकई हर एक रिश्ता बखूबी निभाते हो। मान ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, क्या आप भी यहाँ पर मेरा टेस्ट लेने आए हैं, या फिर पापा की तरह आपको भी कोई शर्त रखनी है, या फिर अथर्व की तरह है मुझे धमकाना है? नित्या ने उसे हराने से देखा और बोली, क्या क्या भाई ने तुम्हें धमकाया? लेकिन क्यों और किस बात के लिए? मान ने उसे देखा और बोला, ऑब्वियसली वेदू के खातिर। एक्चुअल में उन्हें लगता है कि मैं वेदू के लिए परफेक्ट नहीं हूँ कहीं से भी,
और उनका कहना है कि अगर मेरी वजह से वेदू की आंख में कभी आंसू आए तो वह मुझे छोड़ेंगे नहीं। नित्या ने गहरी सांस ली और आराम से अपनी पीठ चेयर पर टिकते हुए बोली, उनकी बातों को ज़्यादा सीरियसली मत लेना। लेकिन हाँ, वेदू के मामले में वह काफ़ी सीरियस रहते हैं, इसलिए थोड़ा सीरियस लेना। मान ने उसे देखा, फिर बोला, वह सब छोड़िए और बताए आपका यहाँ कैसे आना हुआ। नित्या ने उसे देखकर कहा, कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हारी कंपनी के साथ ही एक डील साइन करनी थी। मैंने काफ़ी सुना है तुम्हारी कंपनी के बारे में, और फिर तुम जानते हो मेरी मॉम का टेक्सटाइल बिजनेस में संभाल रही हूँ। और ज़्यादा कुछ बड़ा बिजनेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा स्टार्टअप है वह। मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ एक कोलैबोरेट करो, ताकि थोड़ा मेरी कंपनी को हाइप मिले। करने को मैं के रुद्रिका के साथ कर सकती थी, लेकिन उसका और मेरा फील्ड अलग अलग है। उसकी कंपनी किसी भी फैब्रिक या टेक्सटाइल रिलेटेड नहीं है। मान ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नित्या ने उसे हैरानी से देखा और बोली, तुम इतनी जल्दी मान गए? आह, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। मान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं मान गया हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं देख लूँगा सब कुछ। बाकी कुछ और हो तो बताइए, क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी? नित्या ने जल्दी से कहा, पक्का वादा कर रहे हो मेरी हेल्प करोगे? मैं जो मांगूंगी वो दोगे? मान उसको अजीब तरह से देखने लगा। भला अब वो और क्या मांगने वाली थी? तभी नित्या जल्दी से बोली, मुझे तुम्हारा यह असिस्टेंट उधार में चाहिए। उसकी अचानक से ऐसी डिमांड सुनकर गौरव सकपका गया। वह मुंह फाड़े नित्या को देखने लगा। वही मान भी हैरानी से उसे देख रहा था। नित्या ने जल्दी से कहा, देख लो, फायदे का सौदा है। तुम मुझे अपना असिस्टेंट उधार में दे दो, बदले में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तुम्हारे ससुर का दिल जीतने में। अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो भाई को मनाने में मैं तुम्हारी फुल हेल्प करने वाली हूँ। मेरी तरफ से तुम्हें पूरा सपोर्ट रहेगा, और मेरे घर में मेरी बहुत चलती है। तुम मानो या ना मानो मैं सबकी लाडली हूँ, इसीलिए जल्दी डिसाइड करो। गौरव ने बीच में ही हड़बड़ा कर कहा, अरे मैडम, आप पागल हो गई है क्या? ऐसे कैसे? असिस्टेंट कोई उधार लेने की चीज़ नहीं होती। नित्या ने उसे देखा और बोली, तुम चुप करो। तुम जिसके असिस्टेंट हो मैं उससे यह बात पूछ रही हूँ, तुमसे नहीं। गौरव ने जल्दी से कहा, अरे जो भी हो, लेकिन बात तो मेरे बारे में हो रही है ना। तभी मान बोला, ओके डन, मेरा असिस्टेंट तुम उधार में ले सकती हो, लेकिन बदले में अपनी प्रॉमिस भूलना मत। नित्या ने मुस्कुराकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया, और मान ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ उससे हैंडशेक किया। नित्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बुआ सास और दामाद की जोड़ी काफी मस्त जमेगी। उन दोनों के चेहरे पर जहां मुस्कान थी, वही बेचारा गौरव हैरान परेशान सा खड़ा उन दोनों को ही देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, क्या बकवास है, मेरे बॉस ने मुझे किसी को उधार में दे दिया। पर क्यों? मैंने क्या गलती की थी जो मेरे साथ ऐसा हुआ? लेकिन बेचारा गौरव मन ही मन खुद से ही बातें कर सकता था, किसी और को तो वह कुछ कह भी नहीं सकता था। नित्या ने गौरव को देखा और बोली, तुम चलो और अपना सामान बांध लो, हम चलते हैं फिर। गौरव ने तुरंत कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपका नहीं सर का असिस्टेंट हूँ। तभी मान ने कहा, लेकिन वह तुम्हें उधार पर लेकर जा रही है। गौरव ने चिढ़कर कहा, मैं कोई चीज़ थोड़ी हूँ जिसे आप उधार पर किसी को भी दे दोगे। मैं आपका असिस्टेंट हूँ, मेरी थोड़ी बहुत तो इज्जत है। मान ने उसे देखा और बोला, देखो तुम मेरे असिस्टेंट हो, लेकिन मेरे लिए इस वक्त अपने ससुर को इम्प्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए अगर मुझे सामने से डील मिल रही है तो मैं तुम्हारा सौदा करने के लिए भी बिल्कुल तैयार हूँ। वैसे भी तुम मुझे कोई बेनिफिट तो दे नहीं रहे हो। उसकी बात सुनकर गौरव का मुंह खुला का खुला रह गया। बेचारा गौरव कुछ कर भी नहीं सकता था। एपिसोड 85 इशारों में बातें। नित्या ने गौरव को देखा और बोली, तुम चलो और अपना सामान बांध लो, हम चलते हैं फिर। गौरव ने तुरंत कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपका नहीं सर का असिस्टेंट हूँ। तभी मान ने कहा, लेकिन वो तुम्हें उधार पर लेकर जा रही है। गौरव ने चिढ़कर कहा, मैं कोई चीज़ थोड़ी हूँ जिसे आप उधार पर किसी को भी दे दोगे। मैं आपका असिस्टेंट हूँ, मेरी थोड़ी बहुत तो इज्जत है। मान ने उसे देखा और बोला, देखो तुम मेरे असिस्टेंट हो, लेकिन मेरे लिए इस वक्त अपने ससुर को इम्प्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए अगर मुझे सामने से डील मिल रही है तो मैं तुम्हारा सौदा करने के लिए भी बिल्कुल तैयार हूँ। वैसे भी तुम मुझे कोई बेनिफिट तो दे नहीं रहे हो। उसकी बात सुनकर गौरव का मुंह खुला का खुला रह गया। बेचारा गौरव कुछ कर भी नहीं सकता था। गौरव ने मन ही मन कहा, कुछ सोच गौरव, कुछ सोच, तेरी इज्जत का सवाल है।
अगर तू ऐसे ही उधार में किसी और के साथ चला गया तो क्या इज्जत रह जाएगी तेरी? वैसे भी कोई खास इज्जत है नहीं तेरी, लेकिन जो थोड़े बहुत लोगों के बीच में जो रिस्पेक्ट है वह भी पानी के भाव चली जाएगी। हर तरफ थू थू हो जाएगी तेरी। कुछ सोच, क्या करूं क्या करूं? मैं इस पागल लड़की के साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। पता नहीं इसके सिर पर कौन सा भूत सवार हुआ है। ऐसे कौन किसी का असिस्टेंट उधार में मांगता है? क्या इस लड़की का दिमाग खिसका हुआ है? बेचारा गौरव मन ही मन कुछ जुगत लगाने की सोच रहा था, लेकिन उसे कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा था। इस वक्त तो उसके सिर पर नित्या सवार थी। नित्या ने उसे फिर से देखा और बोली, अरे मैंने कहा अपना सामान बांधो, हमें चलना है। तुम शिफ्ट कर रहे हो यहाँ से? टेंशन मत लो, मैं तो बस तुमको उधार लेकर जा रही हूँ, बाद में तुम अपने बॉस के पास वापस आ सकते हो। अरे तो लेकर जाने की जरूरत ही क्या है? और आदमी कौन उधार देता है और कौन उधार लेता है? सच में दिमाग विमाग हिल गया है क्या आपका? या फिर सुबह सुबह ही कोई पौवा चढ़ा कर आए हैं आप? गौरव ने नित्या को देख कुछ चिढ़कर कहा। उसे सच में लड़की अजीब लग रही थी, और वो उसकी जॉब छीनने के चक्कर में क्यों थी? एक तो बेचारा गौरव इतनी मुश्किल से मान का असिस्टेंट बना था, और अचानक ये लड़की आकर उसे ही उधार मांग रही थी। मान ने गौरव को देखा और बोला, गौरव बहस मत करो। गौरव ने मां को देखा और बोला, पर सर। मान ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम यहाँ से जा रहे हो? बस बात खत्म। गौरव ने छोटा सा मुंह बनाकर कहा, आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मान उठा और उसने गौरव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो गौरव, इस वक्त मेरे लिए मेरा और वेदाक्षी का रिश्ता स्टेबल करना सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसमें बुआ मेरी हेल्प करने वाली है। अब इनकी इतनी सी विश है कि मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूं, तो मुझे ये तो करना पड़ेगा ना। और देखो इस वक्त मेरे लिए प्रायोरिटी सिर्फ मेरा और वेदाक्षी के रिश्ते की है, इसीलिए प्लीज मेरी मजबूरी भी समझो। मान ने प्लीज कहा और बेचारा गौरव कुछ कह नहीं पाया। वह भी जानता था कि मान का और वेदाक्षी का रिश्ता किस सिचुएशन में जुड़ा था, इसलिए वह इस बार चुपचाप उसकी बात मान गया। मान ने नित्या को देखा और बोला, तो बुआ आज से मेरा असिस्टेंट आपका हुआ। नेहा ने उसे देखते हुए कहा, बाकी सब तो ठीक है यार, पर मुझे बुआ मत बुलाओ, बहुत बूढ़ा बूढ़ा सा फील होता है। अभी तो मैं जवान हूँ और तुमसे भी छोटी हूँ, तो प्लीज मुझे बुआ तो बिल्कुल मत कहो, तुम मुझे नाम से बुलाओ, वही ठीक रहेगा। मान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद नित्या गौरव के साथ वहां से निकल चुकी थी। हालांकि गौरव उस लड़की से चिढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी वह कुछ कर नहीं सकता था, और फिर वह ऐसा इंसान था भी नहीं जो किसी के भी साथ बेवजह बदतमीजी से पेश आए। शाम को जब मान घर लौटा तो दोनों परिवार वाले एक जगह इकट्ठा थे, और ये देखकर वह कुछ हैरान था। उसने जाकर अध्याय तनिष्ठा राम और सिया के पैर छुए, और फिर वही उन सब के पास बैठ गया। निर्णय और रुद्रा पहले से ही वहां मौजूद थे। मान ने निर्णय की तरफ आईब्रो उचकाकर इशारा किया। वह जानना चाहता था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी वेदाक्षी ने उसके सामने चाय का कप ला कर रखा। मान उसे देखने लगा। वेदू ने उसे आंखों से ही उससे चाय पीने का इशारा किया। किसी और का ध्यान उनकी इस हरकत पर गया हो या ना गया हो, लेकिन अध्याय का ध्यान सिर्फ अपनी बेटी की हरकत पर ही था। मान ने मुस्कुराकर कप उठाया और थोड़ा सा साइड खिसक गया, और वेदाक्षी को नजरों से ही अपने पास बैठने का इशारा किया। वेदाक्षी चुपचाप मुस्कुराकर उसके पास बैठ गई। उन दोनों को ऐसे इशारेबाजी में बातें करते देखा अध्याय के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई थी। तभी गिरिजा जी ने कहा, मान हम सब ने तुम चारों के रिसेप्शन के बारे में सोचा है, कैसा ख्याल है? मान ने हैरानी से अपनी चाची माँ को देखा और फिर अध्याय की तरफ देखा, जो उसे शांत ही लग रहा था। मान को पहली बार किसी इंसान को समझने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। मान अक्सर किसी इंसान के चेहरे को देखकर, उसके हाव भाव देखकर समझ जाता था कि उसके मन में क्या बात चल रही है, लेकिन अध्याय को देखकर यह समझ पाना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। वेदाक्षी ने हल्के से मान को कहानी मारी तो मान ने उसकी तरफ देखा। वेदू ने पलके झपकाकर उसे हाँ करने का इशारा किया। माँ ने उसे इशारे में समझने की कोशिश की, पर वेदू पापा। वेदाक्षी ने उसका इशारा समझा और पलके झपकाकर उसे सब ठीक होने का इशारा किया, और उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर अपनी हथेली थपथपाई। माँ ने उसकी बात मानते हुए गहरी सांस भरी और अपनी चाची माँ को देखकर बोला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे वैसा कीजिए। इस बीच में रुद्रिका का ध्यान वेदाक्षी और मान पर था, पर उन दोनों की हरकतें देख उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। निर्णय ने धीरे से रुद्रिका के कान में कहा,
तुम किसके ख्यालों में खोई हुई हो बीवी? क्या याद आ गया तुम्हें जो इतना मुस्कुरा रही हो? रुद्रिका ने धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस अपनी बहन को रिश्ते में आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ, इसलिए खुशी हो रही है। उसकी बात सुनकर निर्णय ने मान और वेदाक्षी की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, मैंने तो पहले ही कहा था मेरे भाई को कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता, वो सबका दिल जीत ही लेता है। आलोक जी ने उन सबको देखा और बोले, अब जब बच्चे राजी है तो एक अच्छी सी डेट फिक्स कर लेते हैं। शादी तो जैसे तैसे जो भी हुई सो हुई, लेकिन रिसेप्शन बड़ा ही ग्रैंड रखेंगे। देखने वाले की आंखें चुंधिया जानी चाहिए। आखिर सबको पता लगना चाहिए कि राजावत खानदान के दोनों बेटों की शादी हुई है। अंशिका ने चहक कर कहा, बिल्कुल पापा, मैं तो कहती हूँ हम ना एक बेस्ट इवेंट मैनेजर को हायर कर लेते हैं। मेरे दोनों भाइयों का रिसेप्शन सबसे ग्रैंड और बेस्ट होगा। देखने वाला भी याद रखेगा कि राजावत्स के फंक्शन कितने ग्रैंड होते हैं। एपिसोड 86 सुकून के पल। उसकी बात सुनकर निर्णय ने मान और वेदाक्षी की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, मैंने तो पहले ही कहा था मेरे भाई को कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता, वो सबका दिल जीत ही लेता है। आलोक जी ने उन सबको देखा और बोले, अब जब बच्चे राजी है तो एक अच्छी सी डेट फिक्स कर लेते हैं। शादी तो जैसे तैसे जो भी हुई सो हुई, लेकिन रिसेप्शन बड़ा ही ग्रैंड रखेंगे। देखने वाले की आंखें चुंधिया जानी चाहिए। आखिर सबको पता लगना चाहिए कि राजावत खानदान के दोनों बेटों की शादी हुई है। अंशिका ने चहक कर कहा, बिल्कुल पापा, मैं तो कहती हूँ हम ना एक बेस्ट इवेंट मैनेजर को हायर कर लेते हैं। मेरे दोनों भाइयों का रिसेप्शन सबसे ग्रैंड और बेस्ट होगा। देखने वाला भी याद रखेगा कि राजावत्स के फंक्शन कितने ग्रैंड होते हैं। सिया ने उन सबको देखा और बोली, बात तो ठीक है, लेकिन शॉपिंग कब से स्टार्ट करनी है? रिसेप्शन के लिए जो भी ड्रेस आएंगे उनके बारे में भी तो सोचना है। आलोक जी ने कहा, आप सब लेडीज मिलकर अपनी शॉपिंग पर फोकस कीजिए, बाकी का काम हम जेंट्स संभाल लेंगे। तभी तनिष्ठा बोली, बिल्कुल नहीं, शॉपिंग में सारे जेंट्स साथ में जाएंगे, वरना हमारे भारी भरकम शॉपिंग बैग उठेगा कौन? उसके लिए कहते हैं। ये निर्णय ने कहा, क्या आंटी आप हमें कुली बनाना चाहती हैं? तभी वेदू बोली, जीजू दुनिया की रीत है, हस्बैंड को अपनी वाइफ के लिए कुली भी बनना ही पड़ता है। ये कहते हुए उसने मान की तरफ देखा और आईब्रोज उचकाकर बोली, क्यों खड़ूसमान तैयार होना? मान ने मुस्कुरा कर कहा, जो हुकुम देवी, आप जैसा कहेंगे सब वैसा ही होगा। गिरिजा जी ने हंसते हुए कहा, लो भाई, मान ने तो पहले ही हथियार डाल दिए हैं अपनी पत्नी के आगे। उनकी यह बात सुनकर सब लोग हंस पड़े। तभी मान बोला, उसके सामने हथियार उठाकर भी मैं क्या ही करूंगा जो मेरी जिंदगी में खुशियां लेकर आई है। कम से कम इस पूरी दुनिया में एक ऐसा रिश्ता है जो मेरा खुद का है और मेरे साथ है। उसके ये कहते हैं ये सब लोग अचानक से शांत पड़ गए। जहां बाकी सब लोग कुछ समझ नहीं पाए थे, वहीं मान के घर वाले सब कुछ अच्छे से समझ रहे थे। गिरिजा जी ने तुरंत उसे टोकते हुए कहा, मान नहीं बेटा। अचानक ही मान होश में आया और मुस्कुराकर बोला, सॉरी, आप सब लोग बातें कीजिए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ये कहते हुए वह उठा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वेदाक्षी की नजरें उसी की तरफ थी। अब उसके मन में और ज्यादा मान के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी ने जन्म ले लिया था। गिरिजा जी ने वेदू को देखा और बोली, क्या हुआ वेदू, क्या सोच रही हो? वेदू ने ना में गर्दन हिला दी। इस वक्त सब लोग मौजूद थे, इसीलिए उसने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। अध्याय ने भी मान के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदलते हुए महसूस किए थे। इतना ही नहीं, उसका ये कहना कि सिर्फ एक रिश्ता उसका था, ये भी अध्याय समझ नहीं पाया था। मान के पास्ट के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। एक मान और उसके घर वालों के अलावा ये बात किसी भी और इंसान को पता नहीं थी। और मान के दिल में तो उसका पास्ट ऐसे घर करके बैठा था जैसे कभी उसे छोड़ना ही ना चाहता हो। थोड़ी देर बाद सब लोग वहां से जा चुके थे। मान ने फ्रेश होने का कहा था, लेकिन वह दोबारा नीचे नहीं आया। वेदाक्षी ने अपने रूम की तरफ देखा और फिर चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके मन में काफी सारे सवाल थे, लेकिन मान के सामने जिक्र करने से वह कतरा रही थी। उसने एक बार कोशिश की थी और मान ने वह जिक्र होते ही बात पलट दी थी, इसलिए वेदाक्षी में हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह दोबारा से उसी बात को छेड़े। वह जब कमरे में आई तो मान सोफे पर बैठा आराम से अपना काम कर रहा था। वेदू ने हैरानी से कहा, तुम यहाँ इतनी देर से बैठकर काम कर रहे थे? माँ ने उसे देखा और सिर उठाकर उसे देखते हुए बोला, हाँ तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। वेदाक्षी ने उसे घूरते हुए मन ही मन कहा, ये खड़ूस मान, ये दुष्ट आदमी यहाँ बैठा काम कर रहा था,
और मैं मेरी जा रही थी इसकी फिक्र में। ये लायक ही नहीं है मेरी फिक्र के, दुष्ट कहीं का। मान ने उसके चेहरे के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन देखे तो बोला, गालियां दे रही हो मुझे, लेकिन मैंने किया क्या है ये तो बताओ पहले, फिर तो मैं तुम्हारी गलियां खुशी खुशी खा लूंगा, पर मुझे पहले मेरी गलती तो बताओ। वेदाक्षी ने मुंह बनाया और वॉशरूम में चली गई। मान उसे देखता ही रह गया। उसने खुद से ही कहा, इसे हुआ क्या है, कोई दौरे पड़ रहे हैं क्या इसे। खैर दिन बीत गया। रात में वेदाक्षी बालकनी में बैठी एकटक चांद को देख रही थी। मान धीरे से उसके पास आकर बैठ गया कि अचानक ही वेदाक्षी ने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। मान उसे देखने लगा, नजदीकी में बढ़ रही थी। इन दिनों वह उसके साथ काफी सहज नजर आ रही थी। ये थोड़ी थोड़ी करीबियां मान को बेहद सुकून दे रही थी, और शायद वेदाक्षी को भी। मान ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे कंधे से थामते हुए अपनी बाहों में भरकर कहा, कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन। वेदाक्षी ने आंखें बंद करते हुए सुकून से कहा, ठीक था, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा। मान ने उसे देखा और बोला, क्या हुआ तुम्हें, थकान हो रही है क्या। वेदाक्षी ने आंखें खोली और उसे देखकर बोली, तुम रिसेप्शन के लिए मना करने वाले थे। मान ने गहरी सांस भरी और बोला, नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम जानती नहीं हो मुझे, मेरा बस चलता तो मैं पूरी दुनिया को चीख चीख कर बताता कि तुम सिर्फ मेरी हो, समझी। उसके ये कहते ही वेदाक्षी की नजरें उस पर ही थम गई। वह एकटक उसे देखने लगी कि मान आगे बोला, वो तो मैं इसलिए हाँ नहीं कर पा रहा था क्योंकि पापा ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है पूरी तरह से। ऐसे में अगर रिसेप्शन की बात हो रही थी तो मुझे लगा शायद उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वेदू ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा होता तो यह आइडिया यहाँ तक पहुँचता ही नहीं, उसी घर में ही खारिज कर दिया जाता। मान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया, फिर बोला, अच्छा ठीक है, अब बातें छोड़ो और चलकर सो जाओ, काफी रात हो गई है। वेदाक्षी ने उसे देखा और बोली, नहीं, थोड़ी देर बैठो ना, हम जब भी साथ में होते हैं हम लड़ते झगड़ते रहते हैं, या फिर एक दूसरे की टांग खींचाई करते रहते हैं, कुछ पल सुकून से बैठने के लिए भी तो चाहिए। उसकी बात सुनकर मान रुक गया। वह ठीक ही तो कह रही थी, उन दोनों की नोकझोंक ही खत्म नहीं होती थी। लेकिन आज जब वेदाक्षी ने पहल की थी तो माँ भी इस मोमेंट को बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करना चाहता था। उसने ठीक से वेदाक्षी को अपने करीब किया और वेदाक्षी ने भी अपना सिर उसके सीने से टिका दिया। दोनों ने अपनी अपनी आंखें सुकून से बंद कर ली। दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था, लेकिन फिर भी दोनों को बेहद सुकून महसूस हो रहा था। वेदाक्षी तो मान के दिल की धड़कनें गिन रही थी, और उसके दिल की वह धड़कन भी उसे किसी सॉफ्ट म्यूजिक से काम नहीं लग रही थी। एपिसोड 87 ऐसे कौन जगाता है। मान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया, फिर बोला, अच्छा ठीक है, आप बातें छोड़ो और चलकर सो जाओ, काफी रात हो गई है। वेदाक्षी ने उसे देखा और बोली, नहीं, थोड़ी देर बैठो ना, हम जब भी साथ में होते हैं हम लड़ते झगड़ते रहते हैं, या फिर एक दूसरे की टांग खींचाई करते रहते हैं, कुछ पल सुकून से बैठने के लिए भी तो चाहिए। उसकी बात सुनकर मान रुक गया। वह ठीक ही तो कह रही थी, उन दोनों की नोकझोंक ही खत्म नहीं होती थी। लेकिन आज जब वेदाक्षी ने पहल की थी तो माँ भी इस मोमेंट को बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करना चाहता था। उसने ठीक से वेदाक्षी को अपने करीब किया और वेदाक्षी ने भी अपना सिर उसके सीने से टिका दिया। दोनों ने अपनी अपनी आंखें सुकून से बंद कर ली। दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था, लेकिन फिर भी दोनों को बेहद सुकून महसूस हो रहा था। वेदाक्षी तो मान के दिल की धड़कनें गिन रही थी, और उसके दिल की वह धड़कन भी उसे किसी सॉफ्ट म्यूजिक से कम नहीं लग रही थी। न जाने कितनी देर वो दोनों वैसे ही बैठे रहे, और कमाल की बात यह थी कि वेदाक्षी को मान के सीने से लगे हुए नींद आ गई। कुछ देर बाद मान ने आंखें खोल उसे देखा। वह बड़े सुकून से उसके सीने से लगे सो चुकी थी। मान हल्के से मुस्कुराया और उसने अपना हाथ धीरे से उसके गाल पर रखकर उसके गाल को सहलाते हुए मन ही मन कहा, तुम सच में मेरी खुशियों का खजाना हो। लड़ाई झगड़ा सब एक तरफ है, लेकिन सुकून बहुत है तुम्हारे पास। ये कहते हुए वह हल्के से मुस्कुराया और उसने धीरे से वेदाक्षी को खुद से अलग करते हुए अपनी बाहों में थामा और अगले ही पल उसे उठाकर अंदर ले आया। उसने वेदू को धीरे से बेड पर लेटाया और उसे ठीक से ब्लैंकेट से कवर कर दिया और फिर खुद भी दूसरी तरफ जाकर उसके बगल में लेट गया। अभी उसे लेटे हुए कुछ देर ही हुई थी कि अचानक ही उसे अपनी सीने पर कुछ भार महसूस हुआ। मान ने आंखें खोल देखा तो वेदाक्षी उससे लिपट चुकी थी। उसकी हरकत देखकर वह खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। उसने उसे ठीक से अपनी बाहों में लिया और आंखें बंद करके सो गया। इधर नित्या अपने कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी।
उसने खुद से कहा। अचानक से रिसेप्शन की बात आई कहाँ से? भाई तो मान को पसंद नहीं कर रहे थे। कुछ तो गड़बड़ पक्का हुई है, वरना भाई रिसेप्शन के लिए मान जाए। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। उद्धरण चिन्ह। नित्या को कुछ दाल में काला नजर आ रहा था। इनफैक्ट उसे तो पूरी की पूरी दाल ही काली नजर आ रही थी। होता भी क्यों ना, अध्याय को वह हमेशा से देखते आई थी। उसका नेचर उसने अच्छे से ऑब्जर्व किया था। और अचानक से अध्याय का रिसेप्शन के लिए कहना और मान जाना नित्या को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। उसने खुद से ही कहा, छोड़ो यार, अभी सो जाती हूँ। वैसे भी नींद आ रही है। मूड बदलता रहता है, लेकिन पता तो मैं कर ही लूंगी कि आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है। वैसे भी मुझे मान की हेल्प भी करनी है। आखिर उसने मुझे अपना असिस्टेंट उधार में दिया है। इतना तो मैं उसके लिए कर सकती हूँ। ये सोचते हुए वह आराम से जाकर बेड पर पसरकर सो गई। और थोड़ी ही देर में उसे नींद भी आ गई। अगली सुबह वेदाक्षी की नींद खुली तो हमेशा की तरह मानन से चिपक कर सोई हुई थी वह। लेकिन अब उसके लिए यह नॉर्मल बात हो चुकी थी। उसे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। शुरू शुरू में उसे काफी अजीब लगता था और वह खुद को ही डांट देती थी कि वह ठीक से नहीं सोई। लेकिन अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे इन सब चीजों की आदत हो चुकी थी। उसने मान को देखा जो अभी सो रहा था। वेदू ने धीरे से उसका हाथ अपने ऊपर से हटाया और उठकर नहाने चली गई। वो जब तक नहाकर आई तब भी मान सो ही रहा था। उसे अजीब लगा। अक्सर तो मान उससे पहले उठता था। अचानक उसके दिमाग में खुराफात आए। उसने अपने हाथ में पड़े गीले टॉवल को साइड में रखा और माँ की तरफ अपने कदम बढ़ा दिया। उसने धीरे से जाकर अपने गीले बालों को मान के चेहरे पर कर दिया और एक साथ अपने बालों का पानी उसके चेहरे पर छिड़कने लगी। उसके इस तरह की हरकत करने से मान की नींद खुल गई। उसने अचानक से अपनी आंखें खोलकर अपना चेहरा साइड करते हुए उसे देखा और अपने चेहरे पर पड़ी पानी के छींटों को साफ करते हुए उसे घूरकर बोला, तुम्हारी दिक्कत क्या है? सोने दो ना मुझे। इस तरह से कौन जगात है भला? वेदाक्षी ने उसे देखा और मुंह बनाकर बोली, तुम ना खड़ूस मान एक नंबर के अनरोमांटिक पसंद हो। क्या तुम्हें नहीं पता बॉलीवुड मूवी सीरियल सब में दिखाया जाता है कि पत्नी अपने पति को ऐसे ही जागती है। मान उसकी बात सुनकर हैरान था। ये लड़की क्या बकवास कर रही थी। मान ने उसे अजीब तरह से देखा और मुंह बनाकर बोला, कौन सिखा रहा है तुम्हें ये सब? और कौन सी किताब में लिखा है कि अपने हस्बैंड को ऐसे जगाया जाता है? सुबह सुबह कोई नशा करके आए हो क्या? वेदाक्षी को उसकी बात सुनकर गुस्सा आया। उसने उसे घूरा और मुंह बनाकर बोली, तुम ना भाड़ में जाओ, मैं तुम्हें अब कभी नहीं जगाऊंगी। ये बोल वह आगे बढ़ने को हुई कि मान ने उसे अचानक ही पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वेदू उसकी इस अचानक हरकत पर संभल नहीं पाई और सीधा उसके ऊपर जाकर गिरी। उसने हैरानी से मान को देखा जो उसे ही देख रहा था। मान ने अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर लपेटते हुए कहा, गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने तो बस तुम्हें एक बात बताई है। वेदू ने उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। तुम एक नंबर के खड़ूस मान हो। वेदू ने मुंह बनाकर कहा। मान की नजरें उसके चेहरे पर थी। वेदाक्षी मुंह फुलाए उसके ऊपर लेटी हुई थी। मान ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा ठीक है, मेरी गलती थी, मैं आइंदा फिर कभी ऐसी बात नहीं करूंगा। ओके, तुम जो चाहे वह कर सकती हो, मुझे जैसे चाहो वैसे उठा सकती हो, आखिर तुम मेरी पत्नी हो, है ना? वेदाक्षी ने उसे कनखियों से देखा, जैसे कन्फर्म करना चाह रही हो कि वह सच कह रहा है और अगली बार से वह उसे बिल्कुल भी डांटेगा नहीं। मान ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखे तो मुस्कुराया और अचानक ही उसने उसे पलटकर अपने नीचे कर लिया। अब मान उसके ऊपर था और पूरी तरह से उस पर झुका हुआ था। मान ने उसके माथे को चुमा और फिर उसके दोनों गालों को। वह उसे मनाने की कोशिश कर रहा था और उसे हर किसके साथ सॉरी कह रहा था। दोनों की नजरें एक दूसरे की नजरों में उलझी हुई थी। मान ने उसके नोच टिप को चूमते हुए धीरे से कहा, सॉरी, माफ भी कर दो, अब आगे से नहीं करूंगा। वेदाक्षी ने उसे मासूमियत से देखा और बोली, पक्का ना? फिर से नहीं बोलोगे? मान ने उसकी नाक से अपनी अपनी नाक टच करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं कहूंगा। वेदू उसका कन्फर्मेशन सुनकर मुस्कुराए, लेकिन दोनों काफी करीब थे और जब दोनों का ही ध्यान इस बात पर गया तो दोनों की नजरें एक दूसरे में उलझ गई। मान की नजरें उसके चेहरे से होते हुए उसके होठों पर टिक गई और उसने अपने होठ वेदू के होठों की तरफ बढ़ा दिए। वेदाक्षी को जब एहसास हुआ कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है तो उसने इस बार उसे खुद से दूर करने की बजाय अपनी आंखें बंद कर ली
लेकिन इससे पहले उन दोनों के दरमियान की यह हल्की सी दूरी मिट भी पाती, किसी ने जोर जोर से उनके कमरे का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया था। इस तरह अचानक से दरवाजा नॉक होने की वजह से वह दोनों ही हड़बड़ा गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा कि तभी वेदू बोली, कौन आया होगा? मान ने अपना चेहरा कुछ झुकाते हुए कहा, जो भी आया हो गलत टाइम पर आया है। उसके ये कहते हो वेदाक्षी उसे देखने लगी। एपिसोड 88, मान की मां की पुण्यतिथि। मान ने उसकी नाक से अपनी अपनी नाक टच करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं कहूंगा। वेदू उसका कन्फर्मेशन सुनकर मुस्कुराए, लेकिन दोनों काफी करीब थे, और जब दोनों का ही ध्यान इस बात पर गया तो दोनों की नजरें एक दूसरे में उलझ गई। मान की नजरें उसके चेहरे से होते हुए उसके होठों पर टिक गई, और उसने अपने होठ वेदू के होठों की तरफ बढ़ा दिए। वेदाक्षी को जब एहसास हुआ कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने इस बार उसे खुद से दूर करने की बजाय अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन इससे पहले उन दोनों के दरमियान की यह हल्की सी दूरी मिट भी पाती, किसी ने जोर जोर से उनके कमरे का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया था। इस तरह अचानक से दरवाजा नॉक होने की वजह से वह दोनों ही हड़बड़ा गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा कि तभी वेदू बोली, कौन आया होगा? मान ने अपना चेहरा कुछ झुकाते हुए कहा, जो भी आया हो गलत टाइम पर आया है। उसके ये कहते ही वेदाक्षी उसे देखने लगी। उसे मान के कहने का मतलब समझ में नहीं आया था, लेकिन मान बेचार पे मन ही मन उस शख्स को कोस रहा था जो इस वक्त दरवाजे पर था। जाने अनजाने में ही उस शख्स ने उन दोनों का एक क्यूट और रोमांटिक मोमेंट स्पॉइल कर दिया था, और वह भी ऐसा मोमेंट जिसमें वेदाक्षी उसका साथ दे रही थी, वरना अब तक तो वह उसे खुद से दूर कर चुकी होती। वेदाक्षी ने उसे खुद से अलग करते हुए कहा, हटो, देखने दो कौन है। मान उसके ऊपर से साइड हुआ, और वेदू उठकर दरवाजे की तरफ चली गई। उसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने निर्णय खड़ा था। निर्णय ने वेदाक्षी को देखा और फिर उसके साइड से मान को देखा, और अंदर आते हुए बोला, तुम अब उठे हो मान, तुम देख भूल गए आज क्या है? मान को अजीब लगा, उसने उसे देखते हुए कहा, आज क्या है? निर्णय ने गहरी सांस ली और बोला, ये पहली बार हुआ है जब तुम इतने सालों में ये दिन भूल हो। मान ने उसे देखते हुए कहा, बात क्या है? साफ साफ बोलेगा। उद्धरण चिन्ह। निर्णय ने कहा, बड़ी माँ की पुण्यतिथि है आज, मंदिर नहीं चलना। उसके ये कहते ही मान को याद आया और उसने जल्दी से अपने फोन में डेट चेक की, और फिर निर्णय को देख बोला, मैं बस 10 मिनट में आता हूँ। ये बोल वो तुरंत वॉशरूम में चला गया। वेदाक्षी उसे देखते रह गई। जो मान अब तक उसे इतने प्यार से पैम्पर कर रहा था, उसे मना रहा था, जिसके चेहरे पर इतने खुशनुमा भाव थे, निर्णय की सिर्फ एक बात सुनकर उसके चेहरे से वह सब कुछ गायब हो चुका था। उसकी जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली थी। निर्णय ने वेदाक्षी को देखा और फिर बोला, तुम भी तैयार हो जाओ, और प्लीज हो सके तो वह साड़ी पहनना जो माँ ने तुम्हें दी थी। ये कहकर निर्णय वहां से चला गया। वेदाक्षी अब भी कंफ्यूजन में खड़ी थी। उसे उनकी कोई भी बात समझ नहीं आई थी, लेकिन फिर भी उसके पास इस वक्त इन सब चीजों का टाइम नहीं था। उसने जल्दी से वह साड़ी निकाली जो गिरिजा जी ने उसे दी थी, लाल रंग की सिल्क बनारसी साड़ी जिस पर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की गई थी, और वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वेदाक्षी ने उस साड़ी को देखते हुए कहा, साड़ी पहन तो लूंगी पर पहनाएगा कौन? मुझे तो साड़ी बांधना आता ही नहीं। वह यही सब सोच रही थी। फिर उसने सोचा कि वह इसमें अंशिका की हेल्प ले लेगी या फिर गिरिजा जी से कह देगी। ये सोचते हुए वह चेंजिंग रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह बाहर आई तो अजीब तरह से साड़ी में लिपटी हुई थी। मान मिरर के सामने खड़ा था और उसने सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा पहन रखा था। उसने जब वेदाक्षी को देखा तो एक पल को उसे हंसी आ गई, लेकिन अगले ही पल जब उसने ठीक से ध्यान दिया तो उसकी हंसी सिमट कर रह गई। वह साड़ी, वो उसकी माँ की साड़ी थी जिसमें आज उसकी पत्नी खड़ी थी। वेदाक्षी ने उसे हंसते हुए देखा तो उसे घूरते हुए बोली, ज्यादा हंसे तो दांत तोड़ दूंगी। मान ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, जंगली बिल्ली जो हो, दांत तोड़ना, सिर्फ फोड़ना ये तुम्हारे लिए आम बात है। उसकी बात सुनकर वेदाक्षी ने मुंह बना लिया, फिर बोली, तुम हेल्प कर रहे हो या फिर मैं अंशु को बुलाऊं? मान ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए और उसे उस साड़ी से आज़ाद करते हुए बोला, ये साड़ी है, नजाकत से पहनी जाती है, जोर जबरदस्ती नहीं की जाती इसके साथ, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बस। ये कहते हुए उसने साड़ी का एक कोना उसकी कमर में टाक दिया। उसके हाथों की छुअन अपने खुले पेट पर महसूस करके वेदाक्षी अचानक से सिहर गई। उसकी सांसें अटक गई थी। मान ने भी यह महसूस किया,
लेकिन इस वक्त वह उसे बिल्कुल भी टीज करने के मूड में नहीं था। मान ने उसे ठीक से साड़ी पहने और उसका पल्लू सेट करते हुए बोला, यह मेरी माँ की साड़ी है, मेरे पास ये उनकी आखिरी निशानी है, संभाल कर रखना। उसके ये कहते ही वेदाक्षी की नज़र उस पर चली गई। मान की आंखों में कुछ तो अलग था, न जाने क्यों। उसकी आंखों में देखते हुए इस बार वेदू की आंखों में कुछ नमी उतर आई थी। मान ने उसके बालों को ठीक करते हुए कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो, ऐसा लग रहा है मेरी माँ की परछाई मेरे सामने खड़ी है। वेदाक्षी ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रखा और ना में गर्दन हिलाते हुए बोली, शायद मैं कभी भी उनकी जगह नहीं ले पाऊं और ना ही उनके जैसी बन पाऊं। मैं उनके नाखून के बराबर भी नहीं हूं, इसलिए प्लीज यह मत कहो। मान ने अपने होठों पर रखे उसके हाथ को पकड़ा और उसके हाथ को चूम कर बोला, बस सब संभाल लेना, मैं रहूंगा साथ में, उनमें से नहीं हूं जो बीच में छोड़कर चला जाए। वेदू को इसका मतलब नहीं समझ आया। वह उसे देख रही थी, उसे लगा था शायद वह उसे समझाएगा, लेकिन मान ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने उसका हाथ छोड़ दिया और बोला, तैयार हो जाओ, नीचे चलते हैं, पूजा का टाइम हो रहा है। वेदाक्षी उसे देखते ही रह गई, लेकिन फिर वह चुपचाप तैयार होने के लिए मिरर की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर में दोनों तैयार होकर नीचे आए। जब सब लोगों ने उन दोनों को देखा और जब सबकी नज़र वेदाक्षी पर गई, तो बस उसे देखते ही रह गए। निर्णय ने मन ही मन कहा, पता नहीं क्यों इस बार मेरी गट फीलिंग कर रही है कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, खासकर तुम दोनों के लिए। रुद्रा ने निर्णय का हाथ पकड़ते हुए धीरे से कहा, वेदू साड़ी में। निर्णय ने उसे देखा और बोला, मैंने कहा था, जानती हो ये साड़ी मान की माँ की आखिरी निशानी के तौर पर है उसके पास, जिसमें मान अपनी माँ को ढूंढता है। रुद्रा कुछ पल उसे देखती रही, लेकिन फिर उसने अपनी नज़रें उस पर से हटा ली। गिरिजा जी ने उन दोनों को देखा कि तभी मान बोला, चले चाची माँ। गिरिजा जी ने हामी भरी और वह सब मंदिर के लिए निकल गए। पूजा मंदिर में रखी गई थी। जल्दी ही वह सब मंदिर पहुंचे और वहां पर मान की माँ के नाम की पूजा करवाई। उसके बाद मान और वेदाक्षी ने मंदिर में दान किया। इस बीच वेदाक्षी मान के चेहरे को देख रही थी। उसका चेहरे के एक्सप्रेशन बेहद शांत थे। वह समझ सकती थी कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, लेकिन चाहकर भी वो उसके दर्द का अंदाजा नहीं लगा सकती थी। सब होने के बाद सब लोग घर निकल गए, लेकिन मान अपनी कर से आया था और वेदाक्षी उसके साथ थी। आज मान ने खुद को नहीं रोका। वह वेदाक्षी को लेकर अपनी माँ के मेमोरियल पर चला आया। वेदाक्षी ने उस जगह को देखा और फिर मान को देखकर बोली, हम कहाँ आए हैं। मान ने उसे देखा, फिर हल्के से मुस्कुराकर बोला, माँ से मिलने। वेदाक्षी कंफ्यूज हो गई। आखिर वह कहना क्या चाहता था, वह समझ नहीं पा रही थी। वह दोनों कार से उतरे और मान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वेदाक्षी ने अपने हाथ की तरफ देखा और फिर मान को, और मान उसे लेकर आगे बढ़ गया। एपिसोड 89 वेदाक्षी का मान के पास्ट के बारे में जानना। उसके बाद मान और वेदाक्षी ने मंदिर में दान किया। इस बीच वेदाक्षी मान के चेहरे को देख रही थी। उसका चेहरे के एक्सप्रेशन बेहद शांत थे। वह समझ सकती थी कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, लेकिन चाहकर भी वो उसके दर्द का अंदाजा नहीं लगा सकती थी। सब होने के बाद सब लोग घर निकल गए, लेकिन मान अपनी कर से आया था और वेदाक्षी उसके साथ थी। आज मान ने खुद को नहीं रोका। वह वेदाक्षी को लेकर अपनी माँ के मेमोरियल पर चला आया। वेदाक्षी ने उस जगह को देखा और फिर मान को देखकर बोली, हम कहाँ आए हैं। मान ने उसे देखा, फिर हल्के से मुस्कुराकर बोला, माँ से मिलने। वेदाक्षी कंफ्यूज हो गई। आखिर वह कहना क्या चाहता था, वह समझ नहीं पा रही थी। वह दोनों कार से उतरे और मान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वेदाक्षी ने अपने हाथ की तरफ देखा और फिर मान को, और मान उसे लेकर आगे बढ़ गया। और थोड़ी ही देर में वह दोनों उस मेमोरियल के सामने खड़े थे। मान की नज़रें तो बस एकटक अपनी माँ की उस तस्वीर पर थी, जो उस मेमोरियल पर लगी हुई थी। वेदाक्षी एकटक वह सब कुछ देख रही थी। उसने मान को देखा और उसका हाथ कस के पकड़ लिया। मान ने धीरे से हल्के से मुस्कुराकर कहा, देखा माँ, मैंने कहा था ना उसे मिलाने लेकर आऊंगा। मैं लेकर आया हूँ उसे। देख लो अपनी बहू को, है ना खूबसूरत, बहुत प्यारी है। और आज तो उसने आपकी साड़ी पहन रखी है, बिल्कुल आपके जैसे लग रही है। मान की आंखों में कुछ नमी उतर आई थी। वेदाक्षी ने भी यह महसूस किया। उसके हाथ की पकड़ मान के हाथ पर और ज्यादा टाइट हो गई। तभी पीछे से एक आवाज आई, खूबसूरत तो बहुत है, किसी चांद से कम नहीं, लेकिन चांद भी नहीं कहूंगी, उसमें भी दाग होता है। मेरी बहू में कोई दाग नहीं है, बहुत प्यारी है। उद्धरण चिन्ह। मान वह आवाज सुनकर पीछे पलटने को हुआ।
कि तभी फिर से पीछे से आवाज आई, पलटना मत। क्या जवाब दोगे अपनी बीवी को? पागल समझेगी वह तुम्हें, सोचेगी कि कैसा इंसान है, पता नहीं किससे बातें कर रहा है, या यूं ही पागलों की तरह हवा में बातें कर रहा है। माम को उनके बात सुनकर हल्की सी हंसी आ गई। उसने धीरे से कहा, सामने आ जाओ ना माँ, एक बार देखना है आपको। वेदू ने मान को देखा और बोली, वह नहीं है खड़ूस मान। तुम क्या कह रहे हो? मान ने उसे देखा फिर बोला, वह नहीं है, लेकिन उनका एहसास तो है, और वो एहसास ये जगह मुझे करवा देती है। वेदू को पहली बार इतना बेबस महसूस हो रहा था कि वह चाहकर कुछ नहीं कर सकती थी। उसे मान के लिए काफी बुरा लग रहा था। कुछ देर वह दोनों वहीं बैठे रहे। मान बस अपनी माँ की परछाई को देख रहा था, जो ठीक उसके सामने बैठी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी, और बीच बीच में उसे और वेदू को देखकर कुछ इशारे कर रही थी, जैसे कि वह बहुत सुंदर है, दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं साथ में। उनके इस तरह के इशारे देखकर मान के होठों पर हल्की हल्की मुस्कान आए जा रही थी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं यह मन में था कि काश उसकी माँ सच में उसके पास होती। काफी देर वहां बैठे रहने के बाद मान ने वेदू को देखा और बोला, चलो घर चलते हैं। ये कहते हुए वह उठा और उसने अपना हाथ वेदू की तरफ बढ़ा दिया। वेदाक्षी ने उसका हाथ पकड़ा और उठ खड़ी हुई, और दोनों घर की तरफ बढ़ गए। दोनों जाकर गाड़ी में बैठे, और मान ने एक नज़र उस जगह को फिर से देखा। दूर से उसे उसकी माँ उसे हाथ हिलाकर बाय करते हुए नजर आई। वह मुस्कुरा दिया और पलकें झपकाकर इशारे में ही बाय करके वहां से निकल गया। वेदाक्षी ने उसे देखा फिर बोली, तुम ठीक हो ना खड़ूस मान? मान ने उसे देखा और गहरी सांस लेकर बोला, हाँ ठीक हूँ। आज से पहले मैं ये दिन कभी नहीं भूला, लेकिन पता नहीं इस बार कैसे दिमाग से निकल गया था। वेदाक्षी ने उसके गया पर रख हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम मुझे बताओगे नहीं अपनी माँ के बारे में? मान ने उसे देखा और फिर सामने देखते हुए बोला, माँ के बारे में जितना बताऊं उतना कम है। तुम जानना चाहती हो? वेदू ने हाँ में गर्दन हिला दी। वह बस चाहती थी कि उसका मन कुछ हल्का हो जाए, और बातें करने से बेहतर कोई और तरीका उसे नजर नहीं आ रहा था। वैसे भी उसे सब कुछ जानना था उसके बारे में, शुरुआत यहाँ से हो या फिर किसी और बात से क्या ही फर्क पड़ रहा था। वेदाक्षी ने सोच लिया था कि वह उससे उसके पास्ट के बारे में भी सब कुछ जानेगी। आज उसे मान की जिंदगी के एक अलग पहलू के बारे में पता लगा था, लेकिन उसे अभी भी काफी सारी बातें जाननी थी। मान ने उसे बताना शुरू किया और बोला, जब मैं सिर्फ 15 साल का था माँ मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन वह 15 साल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 15 साल थे। जानती हो सबसे बेस्ट पार्ट क्या था? चाची माँ और माँ की दोस्ती। और उससे भी बेस्ट पार्ट था कि जहाँ चाची माँ मुझसे इतना प्यार करती थी, वही निर्णय को मेरी माँ हद से ज़्यादा प्यार करती थी। कोई जब मुझे और चाची माँ को एक साथ देखता था तो सबको यही लगता था कि मैं उनका बेटा हूँ, और जब कोई निर्णय और मेरी माँ को साथ देखता था तो सबको ये लगता था कि निर्णय उनका बेटा है। इसी वजह से आज भी मेरा और चाची माँ का वह बॉन्ड वैसा का वैसा है। हाँ, लेकिन अगर कुछ मिसिंग है तो वह है मेरी माँ। वेदाक्षी उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसने जब अपनी माँ के बारे में बताया तो वेदू ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और पापा? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? क्या वह भी? मेरी माँ मेरे लिए मरकर भी जिंदा है, लेकिन मेरा बाप जिंदा होकर भी मर चुका है। मुझे उस इंसान के बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं उसे इंसान की शक्ल कभी दोबारा नहीं देखना चाहूँगा। उसकी वजह से मैं अनाथ हो गया। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। अगर जिंदगी मुझे एक मौका देती तो मैं उसकी जान ले लेता। मान ने वेदू की बात काटते हुए कुछ गुस्से और नफरत के साथ कहा। वेदू उसकी बात सुनकर हैरान थी। मान की यह साइड तो उसने कभी इमेजिन भी नहीं की थी। इस वक्त मान के चेहरे पर गुस्सा उतर आया था। उसने जल्दी से उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और कुछ हल्के हल्के रब करते हुए बोली, शांत हो जाओ। तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं फिर से कभी भी यह बात नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। वेदाक्षी को लगा कि उसके इस बात को छेड़ने की वजह से उसे गुस्सा आया है, कि तभी मान ने कहा, तुम्हारी गलती नहीं है, गलती उस इंसान की है। उसने मेरी माँ को धोखा दिया, उसकी वजह से मेरी माँ की जान चली गई। सब कुछ उसकी वजह से हुआ, और वह इंसान अब बड़े आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है, अपनी दूसरी पत्नी और बच्चों के साथ। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस हाल में हूँ, या फिर मेरी माँ उसके जाने के बाद किस हाल में रही। वेदाक्षी उसे देखती रही। उसने कभी भी यह इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता था। उसने अपने आसपास जितने भी रिश्ते देखे थे सब अपने आप में परफेक्ट थे। हाँ, एक दूसरे में कमियां थी, लेकिन हर एक पार्टनर अपने पार्टनर की कमियों को छुपा कर रखता था।
उन्हें जग जाहिर करना किसी की भी आदत नहीं थी, यहाँ तक कि वह लोग एक दूसरे के साथ हर कदम पर खड़े रहते थे। ये पहली बार था जब उसने मान के मुंह से कुछ ऐसा इस पति पत्नी के रिश्ते के बारे में सुना था। उसने मान के हाथ पैर से हाथ हटाया कि मान ने उसका हाथ पकड़ वापस गेयर पर रखकर अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। वेदाक्षी उसे देखने लगी तो मान ने उसे देखकर कहा, मेरा बाप जैसा भी था, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस याद रखना कि मैं वह गलतियां कभी नहीं दोहराऊंगा जो उसने की थी। मेरी जिंदगी में तुम आ चुकी हो और हमेशा तुम ही रहोगी, ना तुमसे पहले कोई थी और ना ही तुम्हारे बाद कोई होगी, और यह मानवीय राजावत का वादा है तुमसे। वेदू बस एकटक उसे देखती रही। मान की आंखों में, उसकी बातों में एक आत्मविश्वास और डिटर्मिनेशन भरपूर दिख रहा था। एपिसोड 90 तुम मेरे काबिल नहीं तो फिर कोई नहीं। उसने अपने आसपास जितने भी रिश्ते देखे थे सब अपने आप में परफेक्ट थे। हाँ, एक दूसरे में कमियां थी, लेकिन हर एक पार्टनर अपने पार्टनर की कमियों को छुपा कर रखता था। उन्हें जग जाहिर करना किसी की भी आदत नहीं थी, यहाँ तक कि वह लोग एक दूसरे के साथ हर कदम पर खड़े रहते थे। ये पहली बार था जब उसने मान के मुंह से कुछ ऐसा इस पति पत्नी के रिश्ते के बारे में सुना था। उसने मान के हाथ पैर से हाथ हटाया कि मान ने उसका हाथ पकड़ वापस गेयर पर रखकर अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। वेदाक्षी उसे देखने लगी तो मान ने उसे देखकर कहा, मेरा बाप जैसा भी था, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस याद रखना कि मैं वह गलतियां कभी नहीं दोहराऊंगा जो उसने की थी। मेरी जिंदगी में तुम आ चुकी हो और हमेशा तुम ही रहोगी, ना तुमसे पहले कोई थी और ना ही तुम्हारे बाद कोई होगी, और यह मानवीय राजावत का वादा है तुमसे। वेदू बस एकटक उसे देखती रही। मान की आंखों में, उसकी बातों में एक आत्मविश्वास और डिटर्मिनेशन भरपूर दिख रहा था। वह दोनों जल्दी ही घर पहुंच गए थे। दोनों अंदर आए तो हॉल में ही गिरिजा जी ने मान को रोकते हुए कहा, मान कहाँ था बेटा तू? मैं परेशान हो रही थी, तुम्हारा फोन भी आउट ऑफ रीच चल रहा था और वेदू का फोन भी नहीं लग रहा था। मान ने उन्हें देखा, फिर हल्के से मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं चाची माँ, वो बस माँ के पास गया था। गिरिजा जी ने उसे देखा, फिर वेदाक्षी को, और फिर बोली, अच्छा ठीक है, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, फिर आकर कुछ खा लो, लंच टाइम भी कब का निकल चुका और तुम दोनों ऐसे ही भूखे प्यासे बैठे हो। वह दोनों उनकी बात सुनकर कमरे में चले गए। मान सीधा कबर्ड की तरफ बढ़ गया, लेकिन वेदाक्षी उसे ही देख रही थी। उसे मान को ऐसे देखने की आदत नहीं थी। वह आज उसे काफी शांत लग रहा था और वेदाक्षी को यह मान बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे तो अपना खड़ूस मान ही पसंद आता था, चाहे वह उससे कितना ही लड़े या झगड़ा करे। अचानक ही उसने जाकर पीछे से मान को हक कर लिया। मान उसकी इस अचानक हरकत से ठिठक सा गया। वेदाक्षी ने अपना सिर उसकी पीठ से टिकाते हुए कहा, खड़ूस मान, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम मुझे ऐसे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो। मुझे यह मान नहीं पसंद। मुझे तो वही मान पसंद है जो मुझसे लड़ता झगड़ता रहता है, मुझे कुछ न कुछ सुनाता रहता है, मुझे परेशान करता है। यह मान तो बहुत शांत शांत सा है। मुझे तो मेरा खड़ूस मान ही चाहिए। मान ने उसके हाथों को पकड़ा और फिर उसे अपने सामने लाकर उसके चेहरे को थामकर प्यार से बोला, थोड़ा वक्त दो मुझे, मैं चाह कर भी खुद को नॉर्मल नहीं कर पाऊंगा आज के दिन। जब तक कुछ नहीं याद था तब तक सब ठीक था, लेकिन एक एक करके सारी बातें याद आना सच में बहुत दर्द देता है। वेदाक्षी ने अपने गालों पर रखे उसके हाथों पर अपने हाथ रखे और धीरे से बोली, तो फिर भूल जाओ ना, मत करो याद वह सब। काश मेरे बस में होता, लेकिन मैं बेबस हूँ, ये सब मेरे बस का नहीं है। मैं खुद नहीं चाहता वह बीते दर्द भरे दिन याद करना, लेकिन खुद ब खुद जहन में ताज़ा हो आते हैं वह दिन, वो सारी बातें। वेदाक्षी ने आगे बढ़कर उसे हक करते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम चिंता मत करो। मान को न जाने क्यों उसका साथ इतना सुकून दे रहा था। उसने कस के वेदू को अपनी बाहों में जकड़ लिया था। थोड़ी देर बाद वह वेदाक्षी से अलग हुआ तो वेदाक्षी ने उसके चेहरे को थामकर कहा, मैं हूं ना, सब अच्छा हो जाएगा, चिंता मत करो, अभी जाकर चेंज कर लो। मान ने हल्के से मुस्कुराकर हामी भरी और चेंज करने चला गया। वेदाक्षी अभी भी यही सोच रही थी कि मान का मूड ठीक कैसे किया जाए, और फिर उसे अचानक से एक आइडिया आया और उसने मन ही मन कहा, ये बेस्ट है। फ्रेश होकर दोनों ने कुछ खाना खाया और थोड़ी देर के लिए दोनों ही कुछ आराम करने अपने कमरे में चले आए। वेदू कुछ देर तो वहीं बैठी रही, लेकिन फिर उठकर कमरे से बाहर निकल गई, जबकि मान को नींद आ चुकी थी, इसलिए उसे अंदाजा नहीं हुआ कि वह उसके पास से उठकर कब गई। रात के लगभग 8 बजे मान की नींद खुली तो वह रूम में अकेला था।
वह उठा और जाकर फ्रेश होकर नीचे चला आया। सब लोगों ने साथ में डिनर किया और कुछ देर बैठकर रिसेप्शन के बारे में डिस्कशन करने लगे और उसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। मान अपने कमरे में आया तो उसे वेदू नहीं दिखी। उसे अजीब लगा क्योंकि वह उसके आगे आगे ही तो आई थी। तभी उसे बालकनी से कुछ आवाज आई। उसने अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए और वेदाक्षी को आवाज लगाते हुए बोला, वेदू कहाँ हो तुम? वेदू ने उसे जवाब दिया और बोली, खड़ूस मान, तुम आ गए क्या? यहाँ आओ। मान बालकनी में गया और बालकनी का नज़ारा देखकर हैरान रह गया। बालकनी में एक मैट्रेस बिछाई गई थी और फेरी लाइट से हल्की फुल्की सी डेकोरेशन की गई थी जो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। उस मैट्रेस के बीच में एक छोटा सा राउंड टेबल रखा था जिस पर 2 कॉफी मग रखे हुए थे। मां ने वह सब कुछ देखा तो हैरानी से उसे देखकर बोला, ये सब कुछ क्या है? ये सब तुमने किया? वेदू ने मुंह बनाया और बोली, और कौन करेगा? तुम्हें और कोई नजर आ रहा है मेरे अलावा यहाँ पर? मान ने उसे देखा और बोला, नजर तो नहीं आ रहा, पर मैं ये सोच रहा था कि यह सब किस खुशी में किया गया है। अचानक से तुम्हारा ये सब कुछ करने का मूड कैसे हुआ? क्या सोचकर यह सब कुछ किया गया है? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? वेदू ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, और होगी भी तो मैं जाकर खरीद सकती हूँ, ला सकती हूँ। तुमसे मांगने की मुझे क्या जरूरत? भूलो मत, मुझे सब लोग प्यार करते हैं, किसी से भी कहूंगी तो सब कुछ मिल जाएगा, समझे? मान ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ हाँ, सबकी लाडली जो ठहरी। ये कहते हुए वह वहीं पर बैठ गया। वेदाक्षी भी उसके पास आकर बैठ गई। दोनों शांत हो चुके थे। वेदू इतना तो जानती थी कि मान के मन में बहुत सी बातें हैं जो उसे अभी तक नहीं पता, लेकिन वह सब कुछ जानना चाहती थी। लेकिन आज उसने ये सब कुछ इसलिए नहीं किया था क्योंकि वह सब कुछ जानना चाहती थी। उसने बस ये सब कुछ इसलिए कर दिया था क्योंकि मान का मूड अच्छा नहीं था और वह बस चाहती थी कि वह कुछ ठीक महसूस करे। वेदाक्षी ने कॉफी का मग उसकी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, खड़ूस मान, मैं क्या सोच रही थी कि रिसेप्शन के लिए हम लोग शॉपिंग पर चले। मान ने उसे देखा और बोला, हाँ चल सकते हैं, और चाहो तो मैं डिजाइनर घर बुला दूंगा। वेदाक्षी ने सीधा मना करते हुए कहा, नहीं, हम सब लोग चलेंगे साथ में, माँ पापा, अंकल आंटी, चाची माँ चाचा जी और बाकी सब लोग भी, मजा आएगा। मान ने उसे देखा और बोला, तुम क्या चाहती हो तुम्हारे पापा और तुम्हारे चाचू मुझे घूर घूर कर अपनी आंखों से ही मार दे? वेदू ने उसे घूरते हुए कहा, कुछ भी मत बोलो तुम, समझे? माँ ने उसे याद दिलाते हुए कहा, भूलो मत, पापा ने क्या कहा था, मुझे उन्हें इम्प्रेस करना है और मुझे अब तक एक आइडिया नहीं मिला है जिससे मैं उन्हें इम्प्रेस कर पाऊँ। मैं ऐसा भी क्या करूँ जिससे उन्हें ये लगे कि मैं तुम्हारे काबिल हूँ? वेदाक्षी ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम ऐसे मत कहा करो, बात तो असल में यह है कि तुम बहुत अच्छे हो, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे काबिल हूँ भी या नहीं। मान ने उसकी बात सुनी तो उसे पकड़ अपने करीब खींचा। वेदू उसकी इस हरकत की वजह से एक पल को उसके सीने से आ टकराए और उसने सिर उठाकर मान की तरफ देखा तो मान ने उसे देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना, या तो तुम या फिर कोई नहीं। अगर तुम मेरे काबिल नहीं हो तो मेरे काबिल कोई और हो नहीं सकता। उसकी बात सुनकर वेदाक्षी की नजरें उस पर थम गई और वह एकटक उसे देखने लगी।